28 फरवरी 2025 दिन था फ्राइडे का, जगह थी वाशिंगटन डीसी और दोपहर का 1 बज रहा था। व्हाइट हाउस के गेट्स खुलते हैं, एक फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट अंदर एंटर होता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है। कुछ ही देर बाद मीटिंग ऑफिशियली स्टार्ट होती है और मीटिंग चलती है 139 मिनट्स, यानी 2 घंटे 19 मिनट्स। शुरू में स्माइल, एक दूसरे के कपड़ों की तारीफ। पहले 40 मिनट तक लगता है कि रूटीन डिप्लोमेसी है, यानी सेफ वर्ड्स। फिर रूम का टेम्परेचर बदलता है, आवाज में सख्ती आ जाती है। स्माइल डिसअपीयर, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज कोलैप्स कर जाती है। अब इस रूम में बात सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं हो रही थी, यहाँ रशिया यूक्रेन वॉर के फ्यूचर पर पावर की लैंग्वेज बोली जा रही थी। ट्रंप सॉफ्ट एंट्री का रास्ता चूज ही नहीं करते। गेस्ट को मुखातिब करके कहते हैं, अमेरिकन वेपन्स और सपोर्ट के बगैर ये वॉर 2 हफ्तों में खत्म हो जाती। फिर एक और सेंटेंस, तुम ये वॉर जीत नहीं रहे। कैमरास चल रहे थे और ट्रंप ने उन्हीं कैमरास के सामने गेस्ट को स्टूपिड प्रेसिडेंट कहा। We gave you through this stupid president $350 billion. और फिर वो लाइन जो सिर्फ इंसल्ट नहीं थी, वार्निंग थी। यू आर बैटिंग विद वर्ल्ड वॉर 3। मीटिंग के बाद टोन और भी सख्त हो जाती है। ट्रंप पब्लिकली गेस्ट के बारे में कहते हैं कि ये अमन नहीं चाहता, ये सिर्फ जंग की बात करता है। फिर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस आगे आते हैं और जो वो कहते हैं वो व्हाइट हाउस जैसी जगह पर रेयरली सुना जाता है। वो गेस्ट को बदतमीज कहते हैं। और फिर मॉडर्न डिप्लोमेटिक हिस्ट्री का एक अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट, कैमरास के सामने व्हाइट हाउस का सीधा सिग्नल, गेस्ट को जाना होगा। शाम का प्लान्ड स्टेट डिनर कैंसल। इस रूम में अमेरिका की तरफ से मौजूद थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, और जो गेस्ट था उसका नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। पॉलिटिक्स में आने से पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के मशहूर कॉमेडियन, एक्टर और स्क्रिप्ट राइटर थे। उन्होंने क्वार्टर 95 के नाम से एक सक्सेसफुल प्रोडक्शन कंपनी बनाई और टीवी सीरीज सर्वेंट ऑफ द पीपल में एक स्कूल टीचर का किरदार प्ले किया जो करप्शन के खिलाफ बोलता है, और फिर यूक्रेन का प्रेसिडेंट बन जाता है। फिक्शन ने रियलिटी का रास्ता खोल दिया। 2018 में ज़ेलेंस्की ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका एजेंडा था करप्शन का खात्मा। अप्रैल 2019 के इलेक्शन में उन्होंने 73% वोट लेकर उस वक्त के प्रेसिडेंट पेट्रो पोरोशेंको को शिकस्त दी। ज़ेलेंस्की 25 जनवरी 1978 को क्रीवी री, सोवियत यूनियन में पैदा हुए। वालिद मैथ्स के प्रोफेसर और वालिदा इंजीनियर थी। ज़ेलेंस्की ने बाप की ख्वाहिश पर क्रीजिव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। कॉमेडी और एंटरटेनमेंट उनका मेन कैरियर बना। ओलिना ज़ेलेंस्की जो उनकी को आर्टिस्ट थी, उनसे लव मैरिज की और इनके 2 बच्चे ओलेक्सेंड्रा और केरेलो हैं। चलें अब दोबारा उसी मीटिंग की तरफ आते हैं। ट्रंप का गुस्सा सिर्फ उस मीटिंग का नतीजा नहीं था, इस गुस्से के पीछे पुरानी कहानी थी। ऐसी कहानी जो व्हाइट हाउस के कॉरिडोर्स में सालों से जिंदा थी। ट्रंप अपनी पहली टर्म में इम्पीचमेंट का सामना कर चुके थे। केस तो फेल हो गया, लेकिन उसका शैडो कभी खत्म नहीं हुआ और ट्रंप के नजदीक ज़ेलेंस्की इस कहानी का एक सेंट्रल किरदार थे। 25 जुलाई 2019 ट्रंप ने यूक्रेन के नए मुंतखब शुदा प्रेसिडेंट को मुबारकबाद देने के लिए फोन मिलाया। कॉल तो फ्रेंडली थी, लेकिन बीच में 2 रिक्वेस्ट आ गई। पहली रिक्वेस्ट, ट्रंप चाहते थे कि यूक्रेन एक इन्वेस्टिगेशन अनाउंस करे। टारगेट था हंटर बाइडन, जो बाइडन का बेटा। हंटर बाइडन 2019 में यूक्रेन की एक गैस कंपनी बुरिस्मा के बोर्ड मेंबर बने। सैलरी बहुत हाई रखी गई, जबकि हंटर के पास कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं था। और मजे की बात,
उसी वक्त जो बाइडन यूक्रेन पॉलिसी हैंडल कर रहे थे, जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एलिगेशन पैदा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन से इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। इसी प्रेशर की वजह से 2019 में ट्रंप इम्पीच हुए। दूसरी रिक्वेस्ट और भी सेंसिटिव थी। 2016 के अमेरिकन इलेक्शंस के बाद एक लफ्ज बार बार सुना गया, रशियन इंटरफेरेंस। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना था कि रशिया ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ईमेल्स हैक की, उन्हें लीक करवाया और सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स के जरिए पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट किया, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की फेवर में और हिलरी क्लिंटन के खिलाफ। ट्रंप ने इस नैरेटिव को कभी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया। उनका कहना था कि रशियन स्टोरी एग्जैजुरेट की गई और मुमकिन है कि कुछ एक्टिविटीज यूक्रेन से लिंक्ड एक्टर्स की तरफ भी इशारा करती हो। इसीलिए ट्रंप यूक्रेनियन एंगल पर भी इन्वेस्टिगेशन चाहते थे। ये पॉलिटिक्स थी, हार्ड पॉलिटिक्स। ज़ेलेंस्की ने शायद वो जवाब नहीं दिए जो ट्रंप सुनना चाहते थे। कुछ ही महीनों बाद रिएक्शन आया। अमेरिका ने यूक्रेन की $400 मिलियन की मिलिट्री एड रोक दी और यहीं से क्राइसिस फूट पड़ा। डील सिंपल थी, ज़ेलेंस्की इन्वेस्टिगेशंस अनाउंस करे और ट्रंप एड रिस्टोर करते। ज़ेलेंस्की के लिए ये सब उनकी प्रेसिडेंसी के बिल्कुल शुरू के साल में पैदा हुआ। एक तरफ ट्रंप की नाराजगी, दूसरी तरफ अमेरिका की एड बंद, फिर दुनिया रुक गई। अगले 2 साल कोविड-19 खा गया और जब पेंडेमिक का प्रेशर थोड़ा कम हुआ तो हिस्ट्री ने और भी ज्यादा ब्रूटल मोड़ ले लिया। फरवरी 2022 रशिया ने यूक्रेन पर बाकायदा हमला कर दिया और ज़ेलेंस्की की कहानी, जो पहले ही ग्लोबल पॉलिटिक्स में फंसी हुई थी, अब सीधा जंग के सेंटर में आ चुकी थी। इस सब के अलावा प्रेसिडेंसी मिलते ही ज़ेलेंस्की को एक पुराना सुलगता हुआ मसला मिला, यूक्रेन और रशिया के दरमियान डोनबस का डिस्प्यूट, जो 2014 से चल रहा था। रशियन बैक सेपरेटिस्ट वहां पर अपनी अथॉरिटी चला रहे थे। 2014 और 2015 में फ्रांस और जर्मनी की मीडिएशन से मिन्स्क एग्रीमेंट्स हुए, ऑटोनॉमी का वादा हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं हो सका। ज़ेलेंस्की ने इलेक्शन में इस इशू को पीसफुली रिजॉल्व करने का वादा किया। यहीं से कॉमेडी से शुरू होने वाली कहानी एक बहुत सीरियस मोड़ पर आ गई। वक्त गुजरता गया और प्रेशर बढ़ता गया। मई 2024 में ज़ेलेंस्की की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंसी टर्म खत्म हो चुकी थी, लेकिन जंग के सबब मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ था। पिछले 2 साल से इलेक्शन हो ही नहीं सके। ऑपोजिशन ने ज़ेलेंस्की की लीगल लेजिटिमेसी पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। साथ ही यूक्रेनियन आर्मी के अंदर बगावत के खतरात भी सामने आने लगे। इसी प्रेशर के तहत ज़ेलेंस्की ने मिलिट्री लीडरशिप में भी तब्दीलियां की। बैटल फील्ड पर सिचुएशन और भी ब्लीक होती चली गई। जनवरी 2026 तक यूक्रेन को फौजी कमी की शदीद क्राइसिस का सामना करना पड़ा। लाखों लोग मुल्क छोड़ चुके थे, इकॉनमी कोलैप्स कर चुकी थी और जंग अब सस्टेन करना मुश्किल होता जा रहा था। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने एक और रेड लाइन मूव की। अब वो इस हद तक तैयार हो गए कि सीज फायर के लिए रशिया को ये गारंटी दे कि यूक्रेन कभी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन मसला यहाँ खत्म नहीं होता था। रशिया पीस नहीं, सरेंडर ऑन इट्स ओन टर्म चाहता था। यूरोप की सपोर्ट अभी भी मौजूद है, मगर ग्राउंड रियलिटी बदल चुकी है। ये जंग अब स्ट्रैटेजी की नहीं रही, ये नतीजे की जंग बन चुकी है और हर कहानी का अंजाम जीत पर खत्म नहीं होता। ज़ेलेंस्की जिस कहानी का हिस्सा बने, उसका अगला सीन अब उनके हाथ में नहीं, और शायद इस दफा एंडिंग भी उनके हाथ में नहीं।